हेलो दोस्तों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स है वो 25 जुलाई को होना है और उसके बाद 2021 का प्रीलिम्स होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपको एक छोटे-छोटे जो वीडियोज़ हैं वो हिस्ट्री के टॉपिक पर आपको अलग-अलग टॉपिक पर रहेंगे, जिससे कि आपको हिस्ट्री के जो कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किन टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टॉपिक को इनमें कवर किया जाएगा। तो उसी के तहत आज ये पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10 मिनट के इस वीडियो में, 10 से 15 मिनट मैं आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ब्रिटिशकालीन भू-राजस्व व्यवस्था। अगर हम ब्रिटिशकालीन भू-राजस्व व्यवस्था की बात करें तो इससे हमेशा प्रश्न बनता है। ब्रिटिशकालीन जो भू-राजस्व व्यवस्था है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार की भू-राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी। मुख्यतः 3 प्रकार की। एक है स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के अलावा इसको क्या कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। मालगुजारी व्यवस्था, इसके अलावा इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये इसके कुछ नाम है, इस्तमरारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, ठीक है। इसके अलावा स्थायी और जमींदारी क्यों कहते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं में क्या बेसिक सा डिफरेंस है, 10 मिनट में हम क्या इसके बारे में जान सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त, जिसके 2 नाम और मैंने आपको बताए हैं, एक इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, और एक क्योंकि इसमें जमींदारों के साथ भूमि का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था जमींदारों के साथ, इसलिए इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1893 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1893 में जो है लागू की गई थी। यह व्यवस्था कहां पर लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी बताऊंगा। अगर हम बात करें इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत का 19% जो है भाग इसमें इंक्लूड था। यानी ब्रिटिश भारत का जो है 19% क्षेत्रफल पर ये लागू थी, खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में। इस व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी है वो जमींदार को माना गया था और भूमि बेचने का और भूमि जो खरीदने यानी भूमि क्रय और विक्रय का जो अधिकार है वो जमींदार के पास था। भूमि क्रय का अधिकार और विक्रय का अधिकार किसके पास था? जमींदार के पास था। यानी इस व्यवस्था में कृषक जो है, केवल किसान जो है वो केवल जमींदारों की रैयत था, यानी उनकी केवल एक प्रजा, यानी उनका एक तरीके का रैयत था। इसमें भूमि खरीदने का अधिकार, बेचने का अधिकार जमींदार के पास होता था और इस व्यवस्था में भूस्वामी मालिक जो है कौन माना जाता था? जमींदार। कर की दर जो है वो जमींदार तय करने के लिए स्वतंत्र थे, यानी इसमें कर कितना लिया जाएगा ये जमींदार तय करते थे, ठीक है। इसमें जो भी रकम जो है जमींदार के द्वारा वसूली जाती थी उसका 10/11 भाग जो है वो कंपनी को दिया जाता था और इसका 1/11 जो भाग है वो जमींदार को उसके कार्य के लिए दिया जाता था। यानी वो इस टैक्स को किसानों से कलेक्ट करेगा तो उसमें जो उसका खर्चा होगा, जो उसे इसके बदले मेहनताना मिलना चाहिए, वो 1/11 भाग होता था। तो इसमें से जो प्रश्न बनते हैं कि ये व्यवस्था कहां पर लागू थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में। यह व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1893 में। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार। कर की दर कितनी थी? कंपनी को 10/11 भाग और जमींदार को 1/11 भाग मिलता था। इसमें कर की दर तय करते थे जमींदार, ठीक है। इस व्यवस्था में कृषकों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ था क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार अपने हिसाब से कर समय के अनुसार बढ़ाते रहे और जो एक्स्ट्रा रकम है वो अपनी जेब में रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान के चलिए कि बंगाल से 3 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं, तो 3 करोड़ रुपए जैसे कि उन्होंने अंग्रेजों को देने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो 13 करोड़ रुपए वसूल रहे थे। तो इतना बड़ा जो अमाउंट है उसमें से केवल जो है कंपनी को इतना हिस्सा दे रहे थे और बाकी का उनकी जेब में जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर उसकी जो है दर बढ़ा रहे थे। इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया था जमींदारों के साथ, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। हालांकि प्रायोगिक तौर पर ये 1890 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1890 में प्रारंभ की गई और इसे 1893 में परमानेंट रूप से लागू कर दिया गया था। इसीलिए इसे परमानेंट व्यवस्था के नाम से, यानी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी व्यवस्था की। दूसरी व्यवस्था है जिसे हम लोग बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें जो भूमि का स्वामी है, यानी इसमें जो भूमि का स्वामी है या जो टैक्स का अनुबंध है वो किसान के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था बच्चों? भूमि का जो स्वामी है इसमें किसान को माना गया था और अंग्रेजों के द्वारा किसानों के साथ ये कर कलेक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इसीलिए रैयत का मतलब होता है
प्रजा या किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? प्रजा या किसान। इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में भूस्वामी किसान होता था। भूमि क्रय और विक्रय का जो अधिकार है, भूमि क्रय और विक्रय का जो अधिकार है वो किसको था? तो वो था किसान को। यानी किसान तब तक भूमि का मालिक होता था जब तक वो टैक्स देता रहता था, और जिस दिन वो टैक्स नहीं देता था अंग्रेजों के द्वारा उनकी भूमि छीन ली जाती थी या नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारह महल में लागू किया गया था कैप्टन रीड के द्वारा। कैप्टन रीड के द्वारा इसे प्रायोगिक तौर पर 1792 में लागू किया गया था, और इसे मद्रास में 1820 में गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो आपको बताना है मद्रास में। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? थॉमस मुनरो। एल्फिंस्टन जब बंबई के गवर्नर थे तो 1825 में ये बंबई में लागू कर दी गई, और फिर आगे चल के इसे पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया था। यह अगर हम देखें ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर, यानी सबसे ज्यादा भाग पर कौन सी कर व्यवस्था लागू थी? अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो आपको बताना है जिसका नाम है रैयतवाड़ी कर व्यवस्था। इसमें मेन कौन कौन से क्षेत्र आते थे? इसमें मद्रास था, बंबई था और असम था। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप में बताता हूँ। इस व्यवस्था में किसान को भूस्वामी माना गया था। कर की दर इसमें निश्चित नहीं थी, पहले इसमें कम रखी गई कर की दर, बाद में से समय समय पर बढ़ाते रहे थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी कौन था? किसान था। याद रखिएगा, क्रय विक्रय का अधिकार किसके पास था? किसान के पास था। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में, उसके बाद बंबई में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था को इस क्षेत्र में लागू करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि अगर आपने नाम सुना टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, तो उसकी जो व्यवस्था थी वो भी रैयतवाड़ी थी। और दक्षिण भारत में जो हमारे शिवाजी थे, शिवाजी की कर व्यवस्था भी क्या थी? रैयतवाड़ी थी। यानी ऑलरेडी पहले से यहाँ पर ये व्यवस्था चल रही थी, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए शॉर्ट वीडियो है, प्रीलिम्स के लिए बनाया है, तो कोशिश कीजिए कि इतने में आपका कवर हो जाए, बाकी डिटेल में आपको डिटेल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। तीसरी व्यवस्था है जिसे कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी में जो महाल होता है, इसका मतलब होता है गांव या कोई जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं महाल। महाल से मतलब है गांव। अब इस व्यवस्था के समय अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय यह व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इस व्यवस्था का जो जनक है, जिनके द्वारा इस व्यवस्था का ड्राफ्ट बनाया गया था, उनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू, यानी इस व्यवस्था का जनक कौन है, तो हॉल्ट मैकेंजी। ये व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बैटिंग। 1822 में इस व्यवस्था का प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में पूरी तरीके से इसे 1833 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था का जो ड्राफ्ट बनाया था हॉल्ट मैकेंजी ने, लेकिन इसमें व्यापक सुधार किए गए थे मार्टिन वर्ड और जेम्स थॉमसन के द्वारा, इसीलिए इसे कभी कभी वर्ड प्लान भी कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड प्लान क्या था या महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, आप इसी को याद रखिएगा। यह व्यवस्था विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी एमपी वाला भाग और पंजाब में लागू थी। इस व्यवस्था में जो भूस्वामी है वो गांव का मुखिया माना गया था, यानी गांव के मुखिया को इसमें प्रमुख माना गया था। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्रफल शामिल था, और इस व्यवस्था में कर की दर जो है वो 60% थी। देखिए इसका मतलब क्या है, महालवाड़ी जैसे मान के समझिए गांव है, तो यहाँ पर इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा जो है कर दिया जाता था। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबको मिलकर टैक्स देना होता था। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक गांव को एक इकाई माना गया था, कि एक गांव को जो है टैक्स देने वाली एक यूनिट माना गया था। अब इस गांव में जो लोग हैं वो मिलकर टैक्स देंगे। ठीक है, तो अब गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो जिम्मेदार होगा। तो गांव का जो चौधरी होता था या मुखिया होता था या जिसे नंबरदार कहते थे, उसको जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाती थी, और उसी को भूमि पर अधिकार करने का अधिकार दिया जाता था। जैसे मान के चलिए, अगर ये एक तरीके की जमींदारी व्यवस्था ही थी, परंतु उसमें थोड़ा सा सुधार के साथ ही लागू की गई थी। तो जैसे मान के चलिए, अगर कोई किसान है, किसान अगर टैक्स नहीं देता है तो उस किसान की भूमि को छीनने का अधिकार इस गांव के मुखिया को होता था, जिसे नंबरदार या चौधरी कहा जाता था। ये इस किसान की भूमि को छीन लेता था। यानी कुल मिलाकर इस व्यवस्था में गांव का जो मुखिया होता था, उसको प्रत्येक किसान से टैक्स कलेक्ट करके वो टैक्स कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था को कहते थे महालवाड़ी। अब इस क्षेत्र में, यानी जो मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कारण ये था कि वहां पर प्राचीन काल में सामूहिक उत्तरदायित्व की ही
का प्रचलन था। ठीक है, अगर देखिए इस व्यवस्था को थोड़ा सा अगर कम शब्दों में समझना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें बंगाल का जो उड़ीसा का जो इलाका था इन क्षेत्रों में, और थोड़ा सा जो उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्रफल था यहाँ पर, इस पूरे भाग में ये व्यवस्था लागू थी जिसे हम लोग कह रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोल रहे हैं? स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? ब्रिटिश भारत का कितना % क्षेत्रफल है? ब्रिटिश भारत का याद रखना है आपको 19% क्षेत्रफल है। ठीक है, 19%। इस व्यवस्था में जो है ये कब लागू किया गया था? 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और इस व्यवस्था में भूस्वामी कौन था? इस व्यवस्था में भूस्वामी था जमींदार। तो 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस व्यवस्था की अगर हम बात करें, दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है, देखिए अगर हम बात करें पूरे दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो ये पूरा जो इलाका है जिसमें आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर गुजरात के कुछ भागों में इस तरीके से ये जो व्यवस्था थी, केवल उत्तरी कर्नाटक मैंने हटा दिया रेड कलर से, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त है। इस पूरे क्षेत्रफल में एक व्यवस्था लागू थी, इस व्यवस्था को बोला गया रैयतवाड़ी। तो अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? इसे कहते हैं रैयतवाड़ी। कितने % भाग पर लागू थी? 51% भाग पर लागू थी। याद रखिएगा, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे कि मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उसके द्वारा भी रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा कर वसूला जाता था, और जो मराठा थे शिवाजी, उनके द्वारा भी रैयतवाड़ी कर व्यवस्था के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। इस व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी है, भूमि का जो मालिक है, वो किसे बनाया गया था? तो आपको याद रखना इसमें भूस्वामी किसान होता था। किसान को तब तक जमीन पर अधिकार होता था जब तक वो टैक्स देता रहता था। देखिए इन व्यवस्थाओं को डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप लेक्चर में आइएगा, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अगर हम इसमें कलर 1 मिनट चेंज कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, पंजाब का जो इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में एक कर व्यवस्था लागू थी, और इस कर व्यवस्था को बोलते थे हम लोग महालवाड़ी। यूपी, एमपी और पंजाब, महालवाड़ी। इस महालवाड़ी कर व्यवस्था में जो भूस्वामी वो गांव का मुखिया माना गया था। कौन होता था? गांव का मुखिया जो है वो भूस्वामी होता था, यानी उसी को जो है भूमि खरीदने का और बेचने का अधिकार होता था। और तीसरी चीज याद रखिएगा, ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। 30% भाग पर ये क्षेत्रफल पर ये व्यवस्था लागू थी, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी के कुछ रियासतों में अपना अलग व्यवस्था चलती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भाग पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो सर्वाधिक भाग पर लागू थी, जिसको बोलते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा। शॉर्ट वीडियो है, प्रयास किया कि आपको पसंद आए, और जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक आपको जरूर बताए जाएंगे। साथ में अगर आप एक चीज और देखें, यहाँ पर 3 कृषि पद्धतियां भी प्रचलित थी, जिनका नाम है 3 कठिया प्रथा। ये बिहार के चंपारण में प्रचलित थी। इसमें सीधा सा था कि कोई अगर किसान है तो उस किसान को, जैसे एक किसान का खेत है तो उस खेत के 3/20 भाग पर, खेत के 3/20 भाग पर उसे नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी। इस व्यवस्था को कहते थे, ये नील था, यानी बाकी के हिस्से में वो चावल कर सकता था, गेहूं कर सकता था, लेकिन इतने 3 कठिया यानी 3/20 भाग पर उसे नील की खेती करना अनिवार्य थी। इस व्यवस्था को कहा जाता था 3 कठिया प्रथा। पूछा जाए कहां पर लागू थी? बिहार, चंपारण। गांधी जी के चंपारण आंदोलन का संबंध इससे है। दूसरी एक जो प्रथा है इसको बोलते हैं ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत ये एक तरीके से एडवांस पेमेंट देकर जो है, जितने भी कारीगर होते थे ब्रिटिश शासन काल में, जो हमारे अच्छे कारीगर होते थे, शिल्पी होते थे या उत्पादक होते थे, वो क्या करते थे? एडवांस सैलरी देकर जो है क्या करते थे? लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। जैसे एडवांस पेमेंट दे दिया तो वो लोग मजबूर हो जाते थे उन लोगों के लिए काम करने के लिए, अंग्रेजों के लिए। इस व्यवस्था को कहते थे ददनी व्यवस्था, ददनी प्रथा या ददनी व्यवस्था। ये बिहार और बंगाल में प्रचलित थी। तीसरी है दुबला हाली व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो है ये सूरत में प्रचलित थी, और इसमें अगर आप याद रखेंगे तो ये भूदास होते थे, यानी ये जो दुबला हाली हैं ये किसानों को कहते थे, और ये जो किसान होते थे वो अपनी संपत्ति और अपनी भूमि का जो मालिक है वो अपने मालिकों को समझते थे, यानी एक तरीके से उनकी गुलाम बनकर जो है खेती करते थे। इनको कहते थे दुबला हाली प्रथा। इसके संबंध में अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें भी हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये आर्थिक उससे जुड़ी हुई हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया आप सब जानते हैं, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। देखो बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूँ 10 मिनट में इस लेक्चर को खत्म करने का, क्योंकि इसको समझाने के लिए समय चाहिए होता है।
तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज किस प्रकार भारत से जो है भारत का धन जो है वो निष्कासित कर रहे हैं, और इसे उन्होंने कहा था अनिष्टों का अनिष्ट। यानी अनिष्टों के अनिष्ट से मतलब है इससे बुरे से बुरा क्या होगा, यानी हमारा पैसा हमसे ले जाकर हम ही को वो जो है हमसे ज्यादा उसका ब्याज वसूल रहे हैं। आगे आपको लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक और बात थी, सर्वप्रथम भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपए जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा निर्धारित की गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। क्योंकि समय कम था इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में किया है, पहला लेक्चर है 10 मिनट का, क्योंकि इतने कम समय में ये तीनों व्यवस्थाएं समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आपको डेली आपको 10-15 मिनट का एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें आपको इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।